इलेक्शन 2024 की तैयारियां कराची के निजी स्कूल ने रोबोटिक्स इलेक्शन मशीन बना डाली। तलबा का कहना है मशीन वोट का काउंटिंग में मदद फराहम करेगी। मज़ीद जानेंगे सबा परवेज से। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 का जो है वो आइंदा चंद दिनों में जो है वो चंद हफ्तों में बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो निजी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर छठी जमात के नन्हे तलबा ने जो है वो इलेक्शन को जहन में रखते हुए जो है वो एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है। इस वक्त मौजूद भी है हमारे साथ, इनसे जानते हैं। मुझे बताएंगे बेटा ये क्या मशीन बनाई है आपने और ये किस तरह से काम करती है? हमने बनाया क्योंकि जब हम मैन्युअली वोटिंग करते थे तो बहुत सारे ह्यूमन पावर यूज़ होता था और हम गिनती करते थे वोटिंग की, और तो लोग थक भी जाते थे और ख़र्चा भी बहुत होता था। तो इसमें बस आप सेंसर को बस छुएंगे एक दफ़ा और आपका वोट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, तो ये और पैसे भी नहीं खर्च होते। अच्छा, तो इसको तो हमने ये इलेक्शन के लिए बनाया है। अच्छा, ये आपके जहन में ये आइडिया किस तरह से आया? मैंने सोचा और मेरे साथी ने सोचा कि ये इलेक्शन में तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो हमने सोच के लेगो स्पाइक प्राइम यूज़ किया था, उस पर कोडिंग की और लेगो से बनाया हमने ये। अच्छा, लेगो से बनाए। और आपके साथ और कितने तलबा मौजूद हैं, आपके ग्रुप मेंबर्स, और कौन सुपरवाइज़र है? हमारे सुपरवाइज़र सर तलहा है और जो सर तलहा है यहीं के हमारे रोबोटिक्स के सर है। मेरा एक साथी ये मुफद्दल मुर्तज़ा गौहर, वो भी मेरे साथ ही छठी जमात में है। और एक दूसरा भी है बुरहानुद्दीन हुज़ैफ़ा इज़्ज़ी, वो बहुत दूर रहता है, तो उसने हेड ऑफ। जी बिल्कुल, ये छठी जमात के जो है वो 3 तलबा है जिन्होंने मिलकर जो है वो ये प्रोजेक्ट बनाया है। और इनके जहन में जो है वो इलेक्शन के हवाले से काफ़ी जो है वो था कि इलेक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से ह्यूमन पावर इस्तेमाल होता है। और इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए इन्होंने एक छोटा सा रोबोटिक जो है वो वोटिंग मशीन तैयार की, जिसके एक बटन दबाने से जो है वो आपका वोट हो जाता है कास्ट। और इसके साथ साथ ये सुपरवाइज़र के साथ मिलकर जो है वो इन्होंने एक ये मशीन तैयार की। जी हल्का एन 240 में बेशुमार मसाइल हैं। हर जमात का नुमाइंदा अपनी पार्टी का मंशूर लिए मैदान में उतरने के लिए बेताब है। जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, क्या उन्हें इलाकों के मसाइल भी मालूम है? इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनेद जावेद से। देखिए जी, NA 240 के यूँ तो बहुत सारे इलाके हैं जिनमें रनछोड़ लाइन, रामस्वामी गार्डन और इसके मोहल्ले का इलाके हैं। उस्मानाबाद में इन इलाकों में शामिल है। तमाम इन इलाकों के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि माजी में भी एड्रेस होने की ज़रूरत रही थी, जो नहीं हो सके। लेकिन अब जो है एक मरतबा फिर सियासी जमातें मैदान में हैं। इन इलाकों के अगर मसाइल की बात की जाए तो सेवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, रोड कारपेटिंग्स का इशू है, पानी के पीने का एक बड़ा मसला चलता चला आ रहा है। ताहम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रुकन सूबाई असम्बली कामरान फारूक, जिन्होंने PS 108 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई थी। कामरान साहब, आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो बुनियादी तौर पर जो है हल होने चाहिए? पीने के पानी का और सेवरेज का तो बहुत बड़ा मसला है। मसाइल ये पूछें कि कौन से मसाइल नहीं हैं। यहाँ तो ओवरऑल जो कराची है वो पिछले 15 सालों में बिलखसूस मसाइलिस्तान का एक गढ़ बन चुका है। बात ये पानी, सेवरेज, के इलेक्ट्रिक, सुई सिदरन, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ तबाह बर्बाद है। MQM यकीनन इस बात की हामी है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ और फाइनेंशियली तौर पे किए जाएँ, और इसीलिए MQM के मंशूर का ये हिस्सा भी है। ये जहाँ पूरे मुल्क को ये कराची चलाता है तो कराची को ये साउथ चलाता है। तो साउथ के अंदर इस तरह की सिचुएशन के एक अरसे से यहाँ पानी का ना होना, सेवरेज के निज़ाम का तबाह होना, सुई गैस की लाइनों के अंदर गैस का ना आना, बिजली की तवील लोड शेडिंग यहाँ पर, और इस तरह के और बहुत बड़े बड़े मसाइल्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह है यहाँ का तकरीबन। अब तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में पानी आ जाए, हमारे घर से गंदा पानी कम से कम चला जाए और हमारे घर में गैस आ जाए, बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए, तो शायद अपनी मदद आपके तहत कुछ करने में। बिल्कुल, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और MQM के जो नुमाइंदे मैदान में उतरेंगे वो भी इसी उम्मीद के साथ उतर रहे हैं कि उनको इख्तियारात मिलेंगे और निचली सतह पर जो है पहुँचकर आवाम के साथ राब्ते में रहकर आवाम के मसाइल को हल करेंगे। जी को बताएं कि आम इंतखाबात उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समातें जारी हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताएगा अपील मुस्तरद कर दी गई है?
देखिए जी, आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों की समाअत जारी है। NA 242 से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है, जहां पर शहबाज शरीफ के वकला और जो एतराज़ कंदा के वकला समेत इलेक्शन कमीशन के वकला अदालत में पेश हुए। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर के फैसले की हिमायत कर दी है, जिस पर अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ जो अपील दायर हुई थी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानब से, वो अपील मुस्तरद कर दी है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है NA 242 से। इसी तरह फाहमीदा मिर्ज़ा जो GJ की रहनुमा हैं और जुल्फ़कार मिर्ज़ा, इनकी कागजात नामजदगी से मुतल्लिक जो अपील थी उस पर भी समाअत हुई है। फाहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़कार मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फाहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़कार मिर्ज़ा की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और साथ ही साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO का जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला है उनको बरकरार रखा है। फाहमीदा मिर्ज़ा के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ आज अख्तियार किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एतराज़ कंदा को एतराज़ात दायर करने का हक़ हासिल नहीं है। एतराज़ कंदा का ताल्लुक मुतल्लिका जो हुकाम से भी नहीं है। और साथ ही साथ आज PS 88 से के उम्मीदवार मौलाना औरंगज़ेब फारूक की अपील भी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी है। राय हक पार्टी के सरबराह मौलाना औरंगज़ेब फारूकी ने RO के फैसले को चैलेंज किया था। RO ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि औरंगज़ेब फारूकी का नाम PS 88 के जो 88 है उनके वोटर लिस्ट में नहीं है, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे और RO के फैसले के खिलाफ मौलाना औरंगज़ेब फारूकी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। लिहाजा आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी भी जो अपील है वो मुस्तरद हुई है। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं उनकी भी अपीलें काफ़ी जो हैं वो मंजूर ही हैं, जिसमें अगर बात की जाए PS 116 से हुस्ना नदीम, उनकी भी अपील मंजूर की है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, उनके कागजात नामजदगी RO ने मुस्तरद किए थे। इसी तरह तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार हैं अमजद खान, उनकी भी अपील आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली है और रिटर्निंग अफसर का फैसला जो है वो कालादम करार दिया गया है, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानब से। इसी तरह PS 118 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हसन ज़ैब, PS जो 63 से उम्मीदवार हैं आरजू फैसल और PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इमरान खान और PS 118 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं अब्दुल कयूम खान। इन तमाम की अपीलें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली हैं और इन तमाम को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जी, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। मुमताज़ से भी बताएगा कि कितने रुकनी बेंच ने समाअत की है और इसमें कौन कौन शामिल था। देखें जी, 3 अलग ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में बनाए गए हैं, जिसमें जस्टिस अरशद, जस्टिस खादिम और जस्टिस अदनान करीम मेमन शामिल हैं। 3 ट्रिब्यूनल जो हैं वो सुबह से इन अपीलों पर समाअत कर रखे हैं और आज जो बड़ी अपीलें थी जिसमें एक शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 242 से मंजूर होने के खिलाफ थी। इसी तरह दूसरी जो अपील थी GJ रहनुमा फाहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा और इसी तरह तीसरी जो अपीलें हैं पीपल्स पार्टी के 1-2 कैंडिडेट थे उनकी भी अपीलें थी। मजमूई तौर पर आज तकरीबन इस वक्त तक 30 से ज़ायद अपीलों पर समाअत हो चुकी है, जिसमें 3 अपीलों पर फैसले भी जो हैं वो आ चुके हैं। इन तीनों ट्रिब्यूनल्स में 3 डिवीज़न हैं, जिसमें कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद, जहां से कमोबेश 260 अपीलें जो हैं वो दायर की गई हैं। 260 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए थे और रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ इन तमाम उम्मीदवारों ने ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। जी, मुमताज़ ये भी बताएगा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने कागजात को चैलेंज किया था शहबाज शरीफ के और अब वो मंजूर हो गए हैं, तो इस पर उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए जी, उनका यही मौक़िफ़ सामने आया है कि जो शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए थे रिटर्निंग अफसरान ने वो गैर कानूनी है, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ ने अपने जो ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल अखराजात हैं, तनख्वाह है, ये तमाम मालूमात इलेक्शन कमीशन के रूबरू नहीं दिए और जो RO ने, जो रिटर्निंग अफसरान ने इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर किए थे। उसके रिटर्निंग अफसरान
इम्तिहान के फैसले के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं मसूद मंदोखेल, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उसने जो है इलेक्शन रिटर्निंग अफसरान हैं उनके फैसले की हिमायत की है, जबकि शहबाज शरीफ के वकील भी आज अदालत में पेश हुए हैं। उन्होंने भी तमाम तर हकायक अदालत में पेश किए हैं, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने तमाम फरीकैन के और तमाम मुकला के दलाल सुनने के बाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानिब से जो अपील फाइल की गई थी शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ, वो मुस्तरद कर दी है और शहबाज शरीफ को NA 242 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शहबाज शरीफ को NA 242 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। हमें मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बरसों से सीवरेज मसाइल से दो चार PS 118 न्यू मियाँ वाली कॉलोनी के मकीनों ने साबिक नुमाइंदों की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया है। इलाका मकीनों ने आने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से उम्मीदें बांध ली हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबाई असम्बली के हल्का PS 118 में, जो कि न्यू मियाँ वाली कॉलोनी के नाम से मशहूर है। और इस इलाके की अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर 1.5 लाख के लगभग नफूस जो है वो रिहाइश पजीर हैं और इनका सबसे अहम तरीन मसला जो है वो सीवरेज का बताया जाता है। निकासी आपका निज़ाम दरम बरम है, क्या मरकज़ी रोड, क्या गलियां और क्या दीगर मकामात, हर जगह पर जो गटर है वो उबल रहे हैं। उसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ का जो बरसाती नाला है उस नाले पर तजावीज़ात की भरमार है। बरसों से ये तजावीज़ात कायम हैं और इन तजावीज़ात के नतीजे में ये सीवरेज का निज़ाम ना सिर्फ ये कि दरम बरम है और अगर बारिश हो जाए तो ये इलाका और ये आबादी जो है वो डूब जाती है। कुछ इलाके के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, बताइएगा यहाँ का कौन सा ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि आने वाले मुंतखब कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान उसको हल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है PS 118 का ये हल्का है और यहाँ जो हल्का है ये मसाइलिस्तान जो है वो बने हुए हैं। यहाँ सीवरेज का मसला है, सबसे जो दरीना मसला है वो सीवरेज का है। हमारे यहाँ पीर बख्श भाई है, वो अक्सर जो है न भाग दौड़ करते रहते हैं, मगर क्योंकि इसके ऊपर तजावुज़ात लोगों ने किए हुए, हम सब ने किए हुए हैं, तो जब गाड़ी यहाँ पे आती है तो ये लोग जो है यहाँ तजावुज़ात हटाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। ये मुझे बताइएगा कि आपके जहन में कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि मुंतखब नुमाइंदे सूबाई असम्बली का उम्मीदवार आए या कौमी असम्बली का उम्मीदवार कामयाब होकर आए तो वो किस तरह इस मसले को हल कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार है उनसे भी हम तवक्कात रखते हैं, जो कौमी असम्बली के हैं वो उससे भी हम तवक्कात रखते हैं। इससे पहले जो थे उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तमाम जो इलाके के लोग हैं उन लोगों ने यही फैसला किया है कि सबसे पहले आप हमारे जो इलाके के मसाइल हैं उनको हल करें। जो नाले का मसला है वो उसको तरजीही बुनियादों पे हल करें, ठीक है ना, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि हक़ राय दही का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हक़ राय दही इस्तेमाल करने वालों के मसाइल को जो है हल करना, वो आने वाले मुंतखब नुमाइंदों को अपनी तरजीहात में शामिल करना होगा। माजी के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे यहाँ की आवाम मायूस है और आने वालों से तवक्कात लगाए बैठी है। जी, यहाँ अच्छी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सऊदी अरब ने एशिया के लिए खाम तेल की कीमतों में $2 फी बैरल तक कमी कर दी है। आलमी मार्केट में भी अमेरिकी खाम तेल और लंदन ब्रेंट ऑयल में भी $1 से ज़्यादा कमी हो गई है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी से पाकिस्तान में भी लागत कम हुई है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए खाम तेल की दरामदी ममालिक के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि सऊदी अरब ने एशिया के ममालिक के लिए अरब राइट क्रूड की जो कीमतों में $2 फी बैरल है, जिसके असर जो है अमरीकी खाम तेल $1.10 $72.70 फी बैरल तक गिर गया है। लंदन ब्रांड ऑयल भी $1.05 सस्ता हुआ, $77.70 फी बैरल पर गिर गया है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब की जान से अमरीकी और लंदन ब्रांड ऑयल की कीमतें भी गिर गई हैं और साथ ही चाहे कि सऊदी अरब ने एशिया के ममालिक के जो अरब लाइट क्रूड की कीमतें $2 की बड़ी कमी कर दी है। जो नए सौदे होंगे $2 सस्ते मिलेंगे और सऊदी अरब क्रूड की कीमतों में कमी से पाकिस्तान में भी लागत कम होगी और खाम तेल की दरामदी लागत कम होने से दरामदी बिल भी कम हो जाएगा। जी अशरफ खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मस्बत रुझान, सरमायाकारों की जानिब से आगाज से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी देखी जा रही है, जिसके बायस मार्केट में तेज़ी जारी है। आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मस्बत रुझान है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, बताइएगा।
جی بالکل، ایسے کاروباری ہفتے کا آج پہلا روز اور ہم نے صبح سے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک بہت اچھی ریلی بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا 550 کے قریب تک جو ہے مارکیٹ نے اپنا جو ہے وہ پوائنٹس کو ٹچ کیا اور اس کے بعد سے جو ہے وہ 65,000 کی سطح بھی بحال ہوئی. لیکن جب سے مارکیٹ کے اوپر ایک سیلنگ پریشر آ گیا اور مارکیٹ پہ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو سرمایہ کار ہیں وہ اس وقت شیئرز کو بیچ رہے ہیں اور اس وقت تک مارکیٹ کے اندر اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اس وقت 100 پوائنٹس کے قریب جو ہے مارکیٹ میں صرف رہ گئے, یعنی کہ 400 سے زیادہ پوائنٹس جو ہیں اس وقت تک نکل چکے ہیں اور مارکیٹ 64,000 کی سطح کے قریب آ چکی ہے اور 64,000 پہ اب اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے. مارکیٹ میں کون سی ایسی خبر اچانک ایسی آئی جس نے ایسا مارکیٹ کے اندر سرمایہ کاروں کو جو بیچنے پہ مجبور کیا؟ امین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین صاحب بتائیے, کیا ایسی کوئی خبر آئی ہے جس سے مارکیٹ کے اوپر ایک دم سے جو ہے تیزی جو ہے مندی کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں مارکیٹ کا تو ایک تو مارکیٹ کافی ہائی ہے اور دوسری یہ کہ جو الیکشن کے جو حالات ہیں اس میں جو پولیٹیکل نیوز وغیرہ آتی ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ زیادہ بہت افیکٹ لیتی ہے کیونکہ جو انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو ملک کے جو ذرائع مبادلہ کے ذخائر جو بڑھ گئے, جو ڈالر جو کم ہوا 40 پیسے, اس کی وجہ سے مارکیٹ نے اس کو گین کیا تھا. اور یہ کہ اب مارکیٹ کے اندر والیوم نہیں ہے, کہ والیوم نہیں ہے, انسرٹنٹی ہے, لوگ پریشان ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا پھر کس طرح ہوں گے یا اس قسم کی جو سچویشن ہے, کوئی پارٹی آتی ہے, اگر کوئی بھی ایک پارٹی اکثریت میں آ جاتی ہے تو یہ کہ مارکیٹ بڑھ جائے گی. اگر مکس پارٹی آئی تو پھر مسئلہ ہوگا. جو کیئر ٹیکر کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی اگر چلتی رہی تو پھر مارکیٹ بھی بہت زیادہ شوٹ کر جائے گی, جیسے کہ 80,000 کا جو اس سال کا ان کا ٹارگیٹ ہے وہ ہو جائے گا. ابھی جو ہے کہ مارکیٹ کے اندر والیوم نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ مارکیٹ کے اندر والیوم نہیں ہے. والیوم کا مطلب یہ کہ اس وقت سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں, جو والیوم نہیں بن رہا ہے, یا کاروبار جو ہے ایک کسی سمت کی طرف نہیں ہے مارکیٹ سے؟ نہیں, اس طرح ہے کہ یہاں پہ جو ٹریڈنگ لوگ کر نہیں رہے کیونکہ جو ٹریڈر تھے وہ بالکل سائڈ ہو گئے, کیونکہ اگر بہت زیادہ اگر کوئی ایسی نیگیٹو نیوز آتی ہے تو مارکیٹ بہت زیادہ گر جاتی ہے, وہاں سے پھر ان کو کافی لاس ہو جاتا ہے. اب یہ کہ جو کھیلتا ہے وہ شارٹ سیل تو نہیں کرتا, بائنگ کر کے کام کرتا ہے, تو اس میں وہ سچویشن نہیں آ رہی اس وقت. تو ہم جیسے پہلے ہم دیکھتے رہتے ہیں مارکیٹ ایک نئے ہائی بنا رہی تھی, تو اس وقت فیوچر کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ فیوچر ٹریڈنگ کے جو لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کرتے تھے, کہ ابھی وہ انویسٹمنٹ رک گئی ہے, دوبارہ سے فیوچر پہ جو کام کرتے ہیں لوگ؟ دیکھیں اس وقت تو جو فیوچر ٹریڈنگ میں وہ زیادہ تھی اس وقت 30% بدلا تھا, اب تقریباً بدلا 24 سے 22% ہو گیا ہے, کہ جو فیوچر میں جو پوزیشن کم ہو گئی ہے. اب جو جیسے حالات آگے اچھے نظر آئیں گے تو لوگ نئی پوزیشن لیں گے اور زیادہ لیوریج میں کام کریں گے تو مارکیٹ اسٹرانگ ہو جائے گا. ابھی مارکیٹ اسٹرانگ نہیں ہوئی, اس کی وجہ کہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے فیوچر میں, اور خاص کر کے لیوریج میں جو بدلا وغیرہ ہے کہ یہ کہ اچھی خبر آ جاتی ہے, انٹرسٹ گر جاتا ہے, یا پھر گورنمنٹ کو کوئی اچھی پالیسی آ جاتی ہے, الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے, IMF کی قسط آ جاتی ہے, تو پھر الیکشن تو ہونے ہیں, وہ تو 8 فروری کو وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں, وہ تو کوئی نہیں ہے, لیکن تھوڑی بہت خبریں جو آتی ہیں اوپر نیچے ہونے کی, تو وہ کیا ڈیمیج کر رہی ہے؟ IMF کی جو خبر ہے کہ جو 11 تاریخ کو جو IMF کی جو قسط آنے والی میٹنگ ہے, اگر وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے پھر مارکیٹ یہاں سے نیا ہائی بنے گی. ٹھیک ہے, جیسے کہ امین صاحب نے تفصیلاً بتایا کہ اس وقت مین جو نظر لگائے بیٹھے ہیں وہ ہیں سرمایہ کار کے الیکشنز کے حوالے سے, جو آئے دن ایسی عجیب و غریب قسم کی کوئی قرارداد آ جاتی ہے, کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے, اس کو لے کے مارکیٹ کے اوپر ایک ڈیمیج ہمیں ضرور نظر آتا ہے, لیکن اس کو مارکیٹ ریکور کر جاتی ہے. دیکھا اچھی خوشائن بات یہ ہے کہ مارکیٹ اپنی کوئی بڑے سوئنگ ابھی نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر انویسٹر وہ تیار ہیں, وہ اس کی سطح کو بریک ہونے نہیں دے رہے. جہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ نے ایک بہت زیادہ تیزی سے نیچے کی طرف گئی تھی, وہیں دوبارہ سے آہستہ آہستہ مارکیٹ نے اپنی جو ہے 64,000 کی جو سطح ہے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے 65,000 کی ایک دفعہ ہائی مارنے کے بعد مارکیٹ نے واپس اس کے اوپر پریشر آیا, لیکن یہاں پہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے, جو بروکرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ 65,100 سے اگر مارکیٹ کراس کر گئی تو یقیناً پھر مارکیٹ کی نئی سطح جو ہے وہ 65,000 جو ہے وہ بحال ہو جائے گی اور اس کو پھر مارکیٹ مینٹین کر کے چلے گی. اس وقت تک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کراچی یا سندھ کے ساتھ ساتھ جو پنجاب سے جو انویسٹر ہے وہ بھی بہت اچھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سرمایہ کار جو ہے وہ اس کے اندر اس وقت مارکیٹ کے اندر سرگرم ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ کی ایک انٹرا ڈے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 400 سے 500 پوائنٹس کا اوپر نیچے کاروبار ہے, کیونکہ ایک مارکیٹ ہے, اس کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. جہاں منافع نظر آتا ہے وہاں پہ سرمایہ کار سرگرم ہوتے ہیں. ویسے جیسے آج ہم جن سیکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ریفائنری سیکٹر ہے, اس کے اندر آٹو موبائل کا جو سیکٹر ہے, کافی دنوں سے اندر اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی گاڑیاں بنانے والی کمپنی کے اندر کافی شیئرز کا کاروبار ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو ہے وہ اوپر نیچے دیکھی جا رہی ہے. اور خبریں یہ ہیں کہ وہ بائی بیک کی طرف جا رہے ہیں, اور مارکیٹ سے جو انہوں نے انویسٹمنٹ لی تھی, جو کری تھی, جو شیئرز دیے تھے, اب وہ ان کے پاس اتنا منافع آ چکا ہے کہ وہ اب واپس بائی بیک کر رہے ہیں, اور مارکیٹ سے جو شیئرز ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں. ہے کہ وہ دوبارہ سے بائی بیک کر رہے ہیں. ایاز رانا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.
मसनूई चमड़े के बरामद कंदगान शदीद परेशान। आर्टिफिशियल लेदर एसोसिएशन के सीनियर मेंबर ताहिर फारूक कहते हैं मसनूई चमड़े की वैल्यूएशन $2.25 से बढ़ाकर $4.5 कर दी गई है। लागत दुगनी होने से बरामदात मुतासिर हैं। चीन से $2 में खरीदी जाने वाली चीज़ के $4.5 कैसे अदा करें, तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी, यहाँ पे देखा जाए जो आर्टिफिशियल लेदर है उसका कारोबारी शदीद मुतासर और वजूहत क्या है कि भारी टैक्सेस लगे हैं इंपोर्ट पे, और उसके साथ जो ये कारोबार से मुंसलिक कौन कौन सी चीज़ें जानते हैं। आर्टिफिशियल जो लेदर एसोसिएशन के जो सीनियर मेंबर हैं हमारे साथ वो मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है इसकी, जो एक्सपोर्ट करते थे मंगा के, तो कितना मुतासर हुआ? ये हमारे साथ जो है, अस्सलाम वालेकुम, आर्टिफिशियल लेदर का हम जो है कोई 30 साल से कारोबार कर रहे हैं। ये कोई 4 साल हुए हैं जो गवर्नमेंट ने इसकी वैल्यूएशन बढ़ा दिया है। उसकी वजह से जो वैल्यूएशन होनी चाहिए थी $2.25 की जगह उन्होंने इसकी वैल्यूएशन कर दिया $4.5। तो इतनी ज़्यादा, जबकि चाइना में उसकी वैल्यू जो $2 में हम लोग ख़रीदते हैं, इसका मतलब है कि उनके मैन्युफैक्चर को उससे भी कम कॉस्ट है और हमारे मैन्युफैक्चर को उससे 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इस वजह से हमारी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे वजह हमारा कारोबार जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जो इसके अंदर जो चीज़ें बनती हैं वो बैग है, शूज़ है, फुटबॉल है, ग्लव्स हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने की वजह से फ़र्क आया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हुई है काफ़ी ज़्यादा। अगर देखा जाए तो कस्टम की वैल्यूएशन के अंदर या कस्टम ड्यूटी टैक्सेस के अंदर ना तकरीबन 40% का फॉल आया है। और इसके साथ साथ मैं इसको और एडिशन भी करना चाहूँगा कि इसके अंदर स्मगल गुड्स भी काफ़ी आ रही थी। अगर स्मगल गुड्स को भी इसके लिए रोक दिया जाए और अच्छी वहाँ पे जो है ना इंक्वायरीज़ की जाएँ और वहाँ से जो है स्मगल गुड्स ना हो, ख़ास तौर पे ये जो है वो खुश्क बॉर्डर से काफ़ी सामान आता है। जी, जैसे कि आपने सुना आर्टिफिशियल लेदर है वो यहाँ से जो मसनूई चमड़े से जो मसनूआत बना के एक्सपोर्ट करते हैं उसमें नुमाया कमी हुई, 40% की कमी हुई है, बहुत बड़ा कंसर्न है। और यहाँ मुतालबा किया गया है फेडरेशन हाउस की जो कमेटी सी कि यहाँ पे जो भारी टैक्सेस को कम किया जाए, स्मगलिंग का खात्मा किया जाए ताकि ये सेक्टर चल सके। जी, आपको आगाह करें कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची में बिजली की आंच मचोली जारी है। लोड शेडिंग के बायस 15 जनवरी से शुरू होने वाली ज़िमनी इम्तहानात मुतासिर होने का भी खदशा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी सैयद जुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची में बिजली की आंख मचोली जारी है। अब बोर्ड में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जो है की जा रही है, जबकि बोर्ड का सब स्टेशन जो है लोड शेडिंग फ्री था। इंटरबोर्ड गेट के सामने खुदाई के बायस अंडरग्राउंड केबल टूट गई है, जिसके बायस बोर्ड का बिजली का निजाम लोड शेडिंग फीडर पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत 15 जनवरी से शुरू होने वाले ज़िमनी इम्तहानात मुतासिर होने का खदशा है। अब बोर्ड में मुतबादल के तौर पर जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरेटर के बायस बोर्ड का रोज का 70,000 रुपए का डीजल इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बोर्ड को फंड की फराहमी सिंध सरकार की जानिब से तातुल का शिकार रहती है, जिसके बायस डीजल का जो खर्चा है इंटरमीडिएट बोर्ड पर इजाफी है कि इलेक्ट्रिक बिजली की फराहमी यकीनी बनाने से कासिर है और इंटरमीडिएट बोर्ड का जो अमला है लोड शेडिंग की दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी सैयद जुबैर राशिद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अचानक स्पेंसर आई अस्पताल पहुंच गए। मेयर कराची ने अस्पताल में वार्ड का दौरा किया है। उनके दौरे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, हफ्ते कुछ देर का भी जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा किया है। मेयर कराची ने अस्पताल में वार्ड्स का मुआयना किया है और हाजिरी रजिस्टर जो है वो चेक किए हैं। आंखों के इलाज की जदीद सहूलियात के मुतालिक जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मेयर कराची को तफसीली ब्रीफिंग दी है। मेयर कराची ने इस मौके पर कहा है कि स्पेंसर आई अस्पताल कराची का सासा है, उसे तबाह नहीं होने देंगे। माजी में ये अस्पताल आंखों के हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर था। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। कोताही के मुर्तकब अफराद को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। इस मौके पर मेयर कराची ने मरीजों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और अस्पताल के अमले को जो है आंखों के जदीद इलाज से मुतालिक जो है हिदायत भी दी है। जी, अस्पताल के अमले को हिदायत भी जारी की गई हैं। मेयर कराची की जानिब से शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
मुकदमे के खिलाफ वकलाने सिटी कोर्ट में अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया है। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी इख्तियार अली चन्ना का क्या कहना है, जानते हैं जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें आज कराची बार एसोसिएशन की जानिब से वकीलों को मुकदमे में नामजद करने के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकॉट जारी है। एहतजाज का भी ऐलान किया गया था, ताहम वो मौखर कर दिया गया है। इसकी क्या वजह बनी, हमारे साथ कराची बार के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट इख्तियार अली चन्ना मौजूद है। चन्ना साहब बताइएगा, एहतजाज जो है वो मौखर किया गया है, तो क्या लाएमल है आप लोगों का? ये देखें, आज हमने मुकम्मल स्ट्राइक कॉल की थी। इससे पहले एक वकील साहब हैं, उसके बच्चों को जो है ना वो पुलिस ने चालान किया था। चालान की हद तक तो सही था, ट्रैफिक पुलिस ने, मोहम्मद यूसुफ ने, चलो फिर उसको हफ्ते बेजा में रखना 6-7 घंटे 8 घंटे। वो वकील साहब थाने पे गया, ये मेरी कंप्लेन है, कंप्लेन लो। कंप्लेन नहीं ली, उसने 22A फाइल की। मोहम्मद यूसुफ वो कोर्ट में आया, फिर बदकलामी हुई है, कोई भी जो कुछ भी हुआ। उसके बाद ये फिर बार में आए 10:30 बजे 5 तारीख को। फिर तय ये हुआ कि मंडे को बैठ के इस मसले को हम कराची बार में अफवाह तस्लीम से हल करेंगे। फिर 10:30 बजे जैसे यहाँ से उठ के चले गए हैं, तो 11 बजे इन लोगों ने फिर FIR कर दी पुलिस के सिटी कोर्ट थाने के अंदर वकीलों के ख़िलाफ़। फिर कहा कि भाई जो पुलिस वाला आया है वाइट वर्दी में, उसके मारपीट हुई है, बहुत से वकला ने उसको मारा पीटा है, उसकी वर्दी फाड़ दी है। उसकी हमारे पास वीडियो है कराची बार के अंदर, वो सेफली बैठा हुआ है, कोई वर्दी नहीं फटी हुई। जो FIR है वो बिल्कुल इंसिडेंट के बरक्स है। हमको DJ साउथ ने बुलाया, उसने कहा कि आज का दिन आप मुझे दे दें, मैं ये सारे जो आपके मुतालिबात हैं जो रेजोल्यूशन में मौजूद हैं, ये सारे मैं इंशाल्लाह ताला इसको अफवाह मुतसिम से हल करता हूँ। आप अपनी स्ट्राइक वापस ले लें। अगर FIR वापस नहीं होती तो कल क्या होगा? कल फिर मुकम्मल स्ट्राइक होगी। लिटिगेंट्स को भी अलो नहीं किया जाएगा जब तक हमारे जो मुतालिबात हैं, प्रोटेस्ट होगा, इस SHA को मुअत्तल किया जाए। इनका यही कहना था कि आज जो इन्होंने एहतजाज किया था वो ज़रूर मौखर कर दिया, लेकिन अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट रहेगा जब तक जो वकला पर FIR काटी गई है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अगर FIR वापस नहीं ली गई तो कल भी जो है वो ये बाइकॉट का सिलसिला जारी रहेगा और जो एहतजाज है वो फिर कल किया जाएगा। जी, निगरान हुकूमत भी कच्चे के डाकों का कुछ न बिगाड़ सकी। हाईवेज पर डाकों की मुसलसल यलगार से कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से जानेंगे शाहज़ेब हुसैन से। जी शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध के इलाके कच्चे में जो है डाकों के यलगार का सिलसिला जारी है। तो बताया जाता है कि कश्मीर से गुड ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर है उनको जो है अगवा किया गया था, जिन पे कुछ को छोड़ दिया, लेकिन 2 डाकों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अगवाकारों की जानिब से जो है वीडियो वायरल कर दी है। गुड ट्रांसपोर्टर जो है परेशान दिखाई देते हैं। बताया जाता है मुगली ड्राइवर को अगवा हुए जो है 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। तो मुगलियों को जो है अब तक पुलिस बातचीत नहीं करवा सकती अब तक। और अगर इस हवाले से बात की जाए तो जो राना तारिक है गुड ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी, इनकी जाने से कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज कश्मीर के करीब डाकुओं ने 6 ट्रक के टायर ब्रश करके 9 अफराद को अगवा किया था। ट्रक को एक ड्राइवर को निशाना बनाने के बाद वहीं छोड़ दिया था, लेकिन डाकुओं की जाने से जारी की गई वीडियो में ड्राइवर पर जो ड्राइवर थे जिनको अगवा किया गया था उनको जो है शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मुगलों के जिस्म पर तशद्दुद के निशाना भी मौजूद हैं और जो है दर्द से कराते हुए दिखाई देते हैं। जो सेक्रेटरी गुड ट्रांसपोर्ट है राना तारिक, उनकी जाने से कहा जा रहा है कि कच्चे के डाकू मुसलसल हुकूमती रट को चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आला काम से अपील है कि उनके जो ड्राइवर है उनको जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। जी शाहज़ेब हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको आगाह करें कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। जॉइंट सेक्रेटरी कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारिक का मज़ीद क्या कहना है, आपको भी दिखाते हैं। राना तारिक शोएब, जॉइंट सेक्रेटरी कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन। जैसा कि आपको मालूम है, कल रात 7 बजे कश्मीर टूल प्लाजा से पहले डाकुओं ने हमारी गाड़ियों पर फायरिंग की, तमाम गाड़ियों के टायर ब्रेस्ट कर दिए और बहुत सारे ड्राइवरों को ज़ख्मी कर दिया और 9 ड्राइवर हमारे उठाकर ले गए अगवाकर। इस तरह के हालात में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत को तबाह करने का ये पहला तखरीबकारी है। तो इस तरह की तखरीबकारी को रोकने के लिए बराए मेहरबानी आर्मी चीफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, DG रेंजर से रिक्वेस्ट करता हूँ
सिंध पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पंजाब पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बलूचिस्तान पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिल फॉर हमारे ड्राइवरों को रिलीज़ करवाया जाए ताकि हम मुल्क में बेहतर सर्विस दे सकें। इस तरह के हालात में मुझे नहीं लगता कि हम खेल के मैदान से आपको बताएं कि कराची ओपन शतरंज चैंपियनशिप जनूबिया वासिफ ने जीत ली है। मजीद पोजीशंस के हवाले से जानेंगे जावेद इकबाल से। जी मैं इस वक्त कारपुर ऑफ चेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर कराची ओपन चैम्पियनशिप के मुकाबले जारी हैं और ख़वातीन पूरे शहर से यहाँ पर आई हुई शिरकत कर रही हैं इस चैम्पियनशिप में। हमारे साथ कारपुर ऑफ क्लब के कन्वीनर शाहजेब खान भी मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे किस तरह से ये इवेंट करा रहे हैं और आगे कौन से इवेंट मुस्तकबिल करीब में होने वाले। शाहजेब, क्या स्ट्रेटजी है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया? जी थैंक यू। इवेंट हमने आज जो आज टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं ये कराची में फर्स्ट फीमेल ओपन चेस टूर्नामेंट है जो कि डेडिकेटेड है फीमेल चेस प्लेयर्स के लिए, और ये टूर्नामेंट हमने ओपन रखा है जिसमें कराची भर से तमाम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन करी है एंड दे मेक इट अ रियली बिग सक्सेस। बाकी इवेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस वक्त 50 से ज़्यादा टूर्नामेंट यहाँ पे करवा चुके हैं कारपुर चेस क्लब में। कौन से बड़े इवेंट होने जा रहे हैं मुस्तकबिल में जिसकी आप समझते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयारी बेहतर हो सकेगी? यहाँ मुस्तकबिल में हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में इसको टूर्नामेंट्स को रखेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को रीच करें और ज़्यादा स्कूल्स को रीच करें, यूनिवर्सिटीज़ को रीच करें ताकि हमारे नंबर्स बढ़ें और इसके अलावा हमारी पार्टिसिपेशन जो अच्छी हो सके। इससे पहले भी हम लोग स्कूल के कुछ इवेंट्स करवा चुके हैं यहाँ पे, लेकिन फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम इसको कंसिस्टेंटली जो है कराएं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल इसके बारे में जान सकें, इस स्पोर्ट्स के बारे में जान सकें। बहुत शुक्रिया शाहजेब। सुना आपने कि शाहजेब बता रहे थे कि कोशिश यही है कि वो बेहतर से बेहतर अंदाज में इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें, उनकी ख्वाहिश है कि बेहतर मौका मिलें खिलाड़ियों को ताकि वो टैलेंट का सामने आए, उनको मैचेस ज़्यादा मिलें ताकि मुस्तकबिल के बड़े इवेंट्स के लिए तैयारी बेहतर हो सके।